स्टूडेंट्स, तो काफ़ी टाइम से हमारा एक टॉपिक पेंडिंग था, दैट आर द थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स ऑफ द फेरेटिक करंट और हमारे पास जो भी हमारा साइनोसॉइडल करंट है। अच्छा, इनके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स जो है ना बुक के अंदर भी उन्होंने ना इकट्ठे ही दोनों के एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब थेरेप्यूटिक फेरेटिक के भी एक में एक्सप्लेन किया हुआ है और उसने जो है वो साइनोसॉइडल करंट के भी एक ही में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 12 क्लेटन इलेक्ट्रोथेरेपी का, ठीक है। उसके अंदर मैं आपको ये करा दूँ। सबसे पहले हमारा इफेक्ट है दैट इज़ द फैसिलिटेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखें, मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। पहली तो बात है कि वो कहते हैं कि जो हमारे पास फेरेटिक करंट है या हमारे पास जो साइनोसॉइडल करंट्स है, ये हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट्स है, ठीक है। इनको हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ इनर्वेटेड मसल्स। डीनर्वेटेड के लिए हम यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते वो मैंने आपको पीछे बहुत अच्छे से बता दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, फैसिलिटेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो हमारे पास फेरेटिक करंट है कैसे रोल है। एक और बात, फेरेटिक करंट जनरलाइज्ड इफेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी मैंने आपको पीछे बता दिया था क्यों होता है। साइनोसॉइडल जो है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लोकलाइज्ड इफेक्ट के लिए प्रोड्यूस होता है। क्यों फेरेटिक जनरलाइज्ड के लिए इस्तेमाल होता है? क्योंकि ये जो है ना बहुत कम सेंसिटिव स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करता है। ऑन द अदर हैंड साइनोसॉइडल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करता है, दैट इज वाई इट मे बी अनकंफर्टेबल फॉर द पेशेंट। अब वो कहते हैं कि हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन को किस तरह से फैसिलिटेट करता है। वो कहते हैं होते हैं स्मॉल एंटीरियर हॉर्न सेल्स, फिर हमारे पास होते हैं सबसे पहले स्मॉल एंटीरियर, जब भी वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म होनी होती है ना तो स्मॉल एंटीरियर हॉर्न सेल्स वर्क करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास उसके बाद ना सिग्नल जाते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के अंदर और इंट्राफ्यूजल फाइबर्स क्या कर जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। फिर इंट्राफ्यूजल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रिसेप्टर ऑर्गन्स यानी हमारे पास जो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए हम ना थेरो में पढ़ेंगे, जो भी रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं ना, गोल्जी टेंडन थे या हमारे पास मसल स्प्लिंट, उन सब उनको एक्टिवेट करते हैं। वो क्या कर देंगे? स्पाइनल कॉर्ड को एक्साइट करेंगे, वहाँ पर इम्पल्सेस भेजेंगे और हमारे पास जो लार्ज इंटीरियर हॉर्न सेल्स है ना वो एक्टिवेट हो जाएंगे। लार्ज इंटीरियर हॉर्न सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास एक जनरलाइज कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी मसल की। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि अब पेशेंट को हो रही है बहुत ज़्यादा पेन की वजह से पेशेंट जो है वो मूव नहीं कर पा रहा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। रीज़न क्या है कि जो पेन है वो क्या करती है, लार्ज एंटीरियर हॉर्न सेल से आगे जो काम होता है ना उसको होने नहीं देती। जब लार्ज एंटीरियर हॉर्न सेल्स नहीं होंगे, एक्टिवेट एक्साइट नहीं होंगे, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स और कॉन्ट्रैक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। तो इन दैट केस हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसको? फेरेटिक करंट को, जो कि यहाँ पर स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास पेन के सिग्नल के ट्रांसमिशन को इनहिबिट करके अपने सिग्नल भेजकर मसल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। वेरी गुड, आसान था। यहाँ पर एट द सेम टाइम जब सिग्नल यहाँ पर हमारे पास पहुँचते हैं तो फेरेटिक करंट दूसरे सिग्नल किसको भेजता है? एंटागनिस्ट को। देखिए, हमने कहा था एंटागनिस्ट है एक विलन। विलन से मुराद ये है कि इसने क्या करना है, एगोनिस्ट जो कि प्राइम मूवर है उसको कहना कि तुम मूवमेंट ना करो, मैं कराऊंगा, उसको स्टॉप करना है, उसके अगेंस्ट काम करना है। मैं बात कर रही हूँ कि मेरा एगोनिस्ट वीक है, ठीक है, मेरा एगोनिस्ट वीक है और ऊपर से एंटागोनिस्ट उसको रेजिस्ट कर ही जा रहा है, तो मूवमेंट कैसे परफॉर्म करेगा? तो वो कहता है कि जो फेरेटिक करंट है वो ना सिर्फ इसको सिग्नल भेजता है बल्कि वो एंटागोनिस्ट को भी इनहिबिट करता है, उसके अंदर टेंशन को कम करता है, उसको रिलैक्स कराता है ताकि एंटागोनिस्ट भाई तुम थोड़ा आराम करो, एगोनिस्ट को मूव करने दो, वो पहले ही नहीं मूव कर पा रहा, ठीक है। तो दोनों काम एट द सेम टाइम हो जाते हैं। फिर उसने हम लोग को एग्जांपल दिया है नी की कुछ इंजरीज में जिसमें हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको आप एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेट मी शो यू फ्रॉम द बुक। यहाँ पर आप देखेंगे तो उसने हमारे पास ये पूरा ड्रॉ भी किया हुआ है और यहाँ पर उसने बताया एट द सेम टाइम द इम्पल्सेस फ्रॉम द मसल स्पिंडल causes inhibition of the antagonist of the contracting muscle. Pain has an inhibitory effect on the large anterior horn cells, so impeding the transmission of impulses to the motor units, ठीक है। उसके बाद कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? क्वाड्रिसेप्स के अंदर, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, आफ्टर मेनिस्टेक्टमी पॉसिबल नहीं है, फेरेटिक स्टिमुलेशन इसके अंदर असिस्ट कर सकती है। लेकिन क्या ख्याल रखना है कि पेशेंट की पोजीशन पेन फ्री हो, पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ रहा है। अगर पेशेंट की पोजीशन पेन फ्री नहीं होगी तो कंटिन्यूअली सिग्नल आएंगे तो उसका फायदा नहीं होगा हमें उसको फेरेटिक स्टिमुलेशन जो है वो प्रोवाइड करने का। नंबर 2 किसमें हेल्पफुल होता है? री एजुकेशन ऑफ द मसल्स में ना ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब री एजुकेशन ऑफ द मसल में किस लिए हेल्पफुल होता है ये मैं आपको जो है वो बताती हूँ। अब ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो बहुत डिसयूज़ हो रहे होते हैं या उनका इनकरेक्ट यूज़ हो रहा होता है। जैसे उसने हम लोग को इंट्रिंसिक फुट मसल की एग्जांपल दी, जैसे कि लॉन्गिट्यूशनल फ्लैट फुट की कंडीशन है, उसके अंदर हमारे जो इंट्रिंसिक फुट मसल्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, वो मिसयूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास एबडक्टर हॉलिशियस हेलिक्स वेल्गन में हमारी जो फर्स्ट होती है उसकी जो अगर हमारे पास आउटर होती है उसको कहते हैं हम हेलिक्स वेल्गस, ठीक है। तो हेलिक्स वेल्गस में हमारा एबडक्टर हॉलिशियस जो है वो सही तरह से नहीं हो रहा होता, तो कहते हैं कि ये जब मिसयूज़ हो रहे होते हैं तो इस केस के अंदर हमारे पास जो है फेरेटिक स्टिमुलेशन हेल्पफुल हो सकती है। क्यों हो सकती है? पहले तो उसने उसका रीज़न बताया हुआ है। वो कहते हैं क्योंकि जी आपका ब्रेन है वो मूवमेंट को अप्रिशिएट करता है,
वो मसल एक्शन को अप्रिशिएट नहीं करता, मसल जो मर्जी करे जाए उससे अप्रिशिएट नहीं करना, उसने क्या करना है, मूवमेंट को अप्रिशिएट करना है। उसने देखना है कि मसल किस तरह की मूवमेंट परफॉर्म करे। ये लाइन आपने रट लेनी है। मतलब वो ये बताता है, तो वो ये कहते हैं कि आप लोगों ने क्या ख्याल रखना है कि जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन है वो भी परफॉर्म की जाए एट द सेम टाइम अगर एक्टिव स्टिमुलेशन परफॉर्म की जा रही है। मतलब कि आप ये नहीं है कि खाली फेरेटिक स्टिमुलेशन ही कराई जाए, आप लोग री एजुकेशन में क्या ख्याल रखेंगे, पेशेंट साथ साथ मसल्स को एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट भी करे, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। और यही पूरा उसने जो है ना उस पॉइंट्स के अंदर क्या क्या हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर तो मसल की री एजुकेशन में काम करा रहा है, साथ ही साथ वो क्या करा रहा है कि न्यू मसल एक्शन को भी ट्रेन कर रहा है। न्यू मसल एक्शन को किस तरह से ट्रेन कर रहा है, वो कह रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों ने टेंडन को आप लोगों ने रिप्लांट किया हो, टेंडन की ट्रांसप्लांटेशन हुई हो या उसकी रिकन्स्ट्रक्शन हुई हो, तो इस केस में फेरेटिक स्टिमुलेशन हेल्पफुल होती है और फेरेटिक स्टिमुलेशन हेल्पफुल होती है इसमें। लेकिन आप लोगों ने क्या बात का ख्याल रखना है कि पेशेंट जो है वो मस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन द मूवमेंट। यहाँ पर आप देखें, यहाँ से आप लोगों ने क्या करना था, द ब्रेन approaches movements, appreciate movements, not the muscle action, so the current should be applied in such a way that it causes the movement that the patient is unable to perform, ठीक है। Active muscle contraction should be attempted at the same time as the electrical stimulation, the treatment being a preliminary to active exercises। बस आप इतना कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये बहुत इनफ है, आपको बेसिक टेक्निक पता चल जाएगी क्यों इस्तेमाल करें। The muscle is stimulated with the ferretic current so that its new action is performed and the patient must concentrate on the movement and attempt to assist with the voluntary contraction। पेशेंट है वो मूवमेंट पे भी कॉन्सेंट्रेट करेगा और फिर हमारे पास असिस्ट भी करेगा, ठीक है। ये चीज़ आई होप कि आपको अब यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्सरसाइज फॉर द पैरालाइज्ड मसल। अच्छा, ये ना बड़ा ही अजीब सा एक उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर इसमें से पढ़ा हुआ है ना, तो फिर तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। शुरू में ऐसा होता है कि जब भी हमारे पास कोई नर्व डैमेज होती है और वहाँ पर कहते हैं न्यूरोप्लेक्सिया हो गया है, ये पहली स्टेज है, ठीक है, वो कहते हैं यहाँ पर न्यूरोप्लेक्सिया हो गया है, तो कोई डिजनरेशन नर्व की नहीं हुई, ठीक है, मतलब कि सारा सिस्टम चल रहा था, नर्व की डिजनरेशन नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ तक हम लेकिन ब्रेन से सिग्नल उसको पहुँच नहीं पा रहे थे, ठीक है, यहाँ तक मसला था। हम लोग बिलो द साइट ऑफ लाइन क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, फेरेटिक स्टिमुलेशन प्रोड्यूस कर देते हैं और यहाँ पर जैन सारा का मतलब कि सारा नर्व ठीक थे, शुरू से ठीक आ रहे थे, नर्व प्रॉपर्ली डिजनरेट अभी नहीं हुई थी, ठीक है, डिजनरेशन को 14 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। वो कहते हैं कि नर्व डिजनरेशन नहीं हुई है, ब्रेन से सिग्नल बस अप्रोच हो रही है, यहाँ पर मसला आ रहा है, मैंने बिलो द साइट ऑफ लाइन उसको जो है क्या कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया और मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर आप देखिए, इन द केसेस वेयर देयर इज अ न्यूरोप्लेक्सिया द मोटर nerve impulses from the brain unable to the pass to the sides of the ligand to reach the muscle supplied by the affected nerve. Consequently, voluntary power is reduced to loss. This is, however, no generation of the nerve, so that if it is stimulated with ferritism below the site of the limb, impulse pass to the muscle, causing them to contract. ठीक है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद वो ये कहते हैं कि बेशक हमारे पास इसमें फेरेटिज्म इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता, क्योंकि अल्टीमेटली नर्व खुद ही रीजनरेट होना शुरू हो जाती है और खुद ही जो है वो कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है। लेकिन फेरेटिज्म को हम तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक नर्व इस काबिल नहीं होगी कि वो खुद ब खुद जो है ना उसको कर सके, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि अब नर्व हो गए बिल्कुल सेवर्ड से मुराद बिल्कुल कट ऑफ हो गई है, लेकिन अभी डिजनरेशन कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो उस केस के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग जो है वो फेरेटिक करंट तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक डिजनरेशन कंप्लीट नहीं होगी। देखें, सेवरिंग हुई, आप लोग सिंपल सा प्रोसेस याद करें, नर्व की सेवरिंग हुई, ठीक है, जनरेशन को लगने हैं 14 दिन, जब तक डिजनरेशन नहीं हुई मसल इनर्वेटेड है, उसका कुछ पार्ट अभी भी इनर्वेटेड रहेगा, हम उसको क्या कर सकते हैं, फेरेटिक करंट के थ्रू स्टिमुलेट कर सकते हैं। लेकिन 14 दिन बाद डिजनरेशन कंप्लीट हो गई है, अब हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टिमुलेट नहीं कर सकते, हम लोग फिर वहाँ पर उसको फेरेटिज्म को रिप्लेस कर देंगे किससे, डीसी से, ठीक है, डायरेक्ट करंट से, इंटरप्टेड डीसी से। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, उसने कहा है डिजनरेशन ऑफ द एक्सॉन टेक प्लेस एंड देयर इज नो लॉन्गर सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन। दिस प्रोसेस टेक सेवरल डेज टू बिकम कंप्लीट एंड फ्यू डेज आफ्टर द इंजरी अ मसल कॉन्ट्रैक्शन मे बी ऑब्टेन्ड विद द फेरेटिक करंट, ठीक है। एंड इफ दिस इज सो फेरेटिज्म मे बी यूज्ड टू एक्सरसाइज द मसल एज लॉन्ग एज द गुड रिस्पॉन्स इज प्रेजेंट बट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय द मॉडिफाइड डीसी एज सून एज। और फिर यहाँ पर उसने बताया है कि अगर मसल का नर्व लाइन इनकम्प्लीट लाइन है तो हमें हमारे पास वो इनकम्प्लीट लाइन से क्या हम बताते हैं कि आधे को सिग्नल पहुंचते हैं, आधे को नहीं पहुंचा, आधा इनर्वेटेड आधा नहीं इनर्वेटेड है। तो जो इनर्वेटेड पार्ट है वो तो रिस्पॉन्स करेगा फेरेटिज्म से, लेकिन जो डी इनर्वेटेड है वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो ये हमें ये बता सकता है कि कितना अभी नर्व में डिजनरेशन हुई है या नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रेंथनिंग एंड इंक्रीज द बल्क ऑफ द मसल। देखें, हमारे पास ना एक तो मसल एक्सटर्नल लोड हम देते हैं उससे स्ट्रेंथनिंग होती है, लेकिन बहुत वक्त ऐसा होता है कि हमारा मसल वीक इतना हो जाता है कि वो अपने बॉडी के उस पार्ट को लिफ्ट नहीं कर पा रहा होता जो कि उसका काम होता है। देखिए, हमारे बॉडी में मसल्स काम ही यही कर रहे हैं ना, उसने उस पार्ट को, उस जॉइंट को, उस एरिया को लिफ्ट करना है। तो वो कहते हैं कि हमारा मसल जब इतना वीक हो जाता है कि उस वेट ऑफ द बॉडी पार्ट जो कि उसने करना है उसको भी सपोर्ट नहीं कर रहा होता, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फेरेटिक करंट यूज़ करते हैं। वो इसके अंदर क्या हो सकता है, काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन इसमें यह है कि पेशेंट साथ साथ एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करेगा। फिर ब्लड सप्लाई
सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। ब्लड सप्लाई इंक्रीज से क्या मुराद है? देखिए मैंने आपको बताया था हम लोगों ने जब भी हम लोगों ने इसके इफेक्ट पढ़े थे सेंसरी नर्व स्टिमुलेशन में, हम लोगों ने कहा था कि जब भी फेरेटिक करंट लगता है उससे सेंसरी स्टिमुलेशन प्रोड्यूस होती है, और सेंसरी स्टिमुलेशन प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पर क्या होती है, सर्कुलेशन इंप्रूव होती है ड्यू टू द रिफ्लेक्स वेजोडाइलेशन। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने कहा था कि इतना ज़्यादा इफेक्ट ये नहीं कन्फाइंड है, तो हम लोगों ने कहा था कि अगर हम लोग, इसीलिए इसने बुक में लिखा हुआ है कि अगर हम लोग को जनरलाइज वेजोडाइलेशन चाहिए तो हम लोग लार्ज नंबर ऑफ फाइबर्स को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, यही बात उसने बुक के अंदर भी जो है ना वो एक्सप्लेन की हुई है। यहाँ पर उसने रिफ्लेक्स वेजोडाइलेशन की भी बात की हुई है, और उसने हम लोग को कहा है कि हम लोग जो है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। अप्लाइड इन बाथ्स फॉर दिस पर्पस, क्योंकि हम लोगों ने लार्ज एरिया को स्टिमुलेट करना है तो हम लोग इसको बाथ्स में अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसीलिए जो है ना फेरेटिक करंट को जो है वो हम प्रेफर करते हैं सेंसरी स्टिमुलेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इतनी को खास इंपॉर्टेंट बात हमारे पास थ्रू आउट नीचे नहीं है। फिर हमारे पास ना नेक्स्ट आता है, उसके बाद हमारे पास ना वो कहते हैं कि अगर हम सर्कुलेशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो इसमें हम साइनोसॉइडल को प्रेफर करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि साइनोसॉइडल ज़्यादा सेंसरी स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करता है। जब एक बंदा ज़्यादा सेंसरी स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करे तो हम लोग जो है ना वो ऑब्वियसली प्रेफर करेंगे, ताकि वो इतनी अच्छे से रिफ्लेक्स वेजोडाइलेशन हो, जितनी ज़्यादा रिफ्लेक्स वेजोडाइलेशन हो उतनी अच्छे से सिग्नल जो है ना वो सर्कुलेशन इंप्रूव। फिर हमारे पास इंप्रूव वेनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। देखें साफ सी बात है कि एक इसने क्या करानी है, वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन करानी है। इसने कॉन्ट्रैक्शन करानी है तो ऑब्वियसली बात है वेनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज इंप्रूव होने हैं। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि इसमें हम फेरेटिज्म अंडर प्रेशर इस्तेमाल करते हैं। ये सारी टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फेरेटिज्म अंडर प्रेशर इस्तेमाल करते हैं, और ये क्या करता है फेरेटिज्म अंडर प्रेशर, सिंपली आप क्या करेंगे, कंप्रेशन लगा देंगे और साथ फेरेटिक करंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करेगा, एडिमा को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और फिर वहाँ पर अल्सर फॉर्मेशन को भी प्रिवेंट करेगा। तो माइल्ड केस ऑफ द एडिमा में हमें क्वेश्चन भी आया था कि लिम्फेटिक या वेनस रिटर्न को इंप्रूव करने के लिए, एडिमा को रिड्यूस करने के लिए कौन से मेथड से हम फेरेटिज्म अप्लाई करते हैं, तो दैट इज फेरेटिज्म अंडर प्रेशर। लेकिन इसका यह है कि लिम्ब जो है ना वो आपका हमेशा डिपेंडेंट पोजीशन में होना चाहिए, ताकि जो है ना ग्रेविटी आप क्या कर सके, अपोज कर सके। मस्ट बी डिपेंडेंट फॉर ग्रेविटी ऑपोजिट द वेनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। प्रिवेंशन ऑन एंड लूजिंग ऑफ द एडहेजन, बच्चों वाली बात है, इमोबिलाइजेशन होती है। इमोबिलाइजेशन होने के बाद एडहेजन बनना शुरू हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बनना शुरू हो जाते हैं। फेरेटिज्म आएगा, वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, इनहिबिशन वगैरह नहीं होगी, एक्सरसाइज परफॉर्म कराएगा, एज अ रिजल्ट एडहेजन नहीं हो गया। ये चीज़ हो गया हमारे पास। उसके बाद ये कहते हैं कि जनरलाइज इफेक्ट साइनोसॉइडल बाथ्स आर सैटिस्फैक्टरी बट फॉर द लोकलाइज एप्लीकेशन फेरेटिक करंट इज मोर कंफर्टेबल। तो अभी तक हम लोगों ने फेरेटिक करंट के तमाम थेराप्यूटिक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पढ़ लिए, और अभी हमारा जो है ना लो फ्रीक्वेंसी वाला जो सारा पोर्शन है ना उसके अंदर फेरेटिक और साइनोसॉइडल कंप्लीट हो गए हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसका चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसमें हम थेराप्यूटिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पढ़ेंगे किसके, मॉडिफाइड डीसी के।